इंसान को ये लगता है कि वो हर काम कर रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, वो सब कुछ ठीक ही कर रहा है। मतलब उसको ये लगता है कि आज जो मेरा समय चल रहा है, वो कल भी मेरा ऐसा ही समय रहेगा। लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि आज हम जो कुछ बुरा कर रहे हैं, आगे जाकर हमें उसका फल ज़रूर मिलता है और इसी जन्म में ही मिलता है। मतलब कि बुरा कर्म करो या अच्छा कर्म करो, आपको सब इसी जन्म में भुगतने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। तो ब्लॉग चैनल में मैं अपने ब्लॉग्स या फिर स्टोरी ब्लॉग जो शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, दो भाइयों की कहानी, जिसमें आपको ये सुनने के बाद पता चलेगा कि हमारे जो कर्म हैं कहाँ तक हमारे साथ जाते हैं। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दो भाई, जो इनकी कहानी है, जिसमें से दोनों को किस तरह के कर्म का फल मिला। एक बूढ़ा इंसान जिसके दो बेटे, और बूढ़े इंसान को अब उसका ऐसा लग रहा था, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उसे लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, इसलिए अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है और उन दोनों से कहता है कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो, एक साथ हमेशा रहो, कभी भी दुख तकलीफ़ में एक दूसरे का साथ दो। कभी भी ऐसा ना कि उसके खिलाफ और उसके खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं तुम दोनों को मरने के बाद भी साथ देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम दोनों साथ रहो, खुशी से रहो। और इसीलिए मैंने कुछ धन जो थे वो इस तरह से तुम दोनों को बिना बताए अपने पास रखा था कि जब मेरे अंतिम समय आएगा तो मैं वो तुम दोनों को दूंगा, बताऊंगा कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस धन की, तब तुम उस धन का यूज करना। तो बूढ़े इंसान ने बताया कि हमारा जो घर का पीछे, जो हमारे घर के पीछे जो आम का पेड़ है, उसके नीचे मैंने बहुत सारा धन जो है जमा करके रखा है मिट्टी में, जिसे तुम्हें अगर ज़रूरत पड़ेगी तब तुम उसे निकाल कर अपने बिजनेस में या फिर अपने काम के लिए यूज करना, ऐसे मत निकालना। ये कहते ही बूढ़ा इंसान प्राण त्याग देता है। छोटा बेटा बहुत रोता है, आलोक, क्योंकि उसे अपने पिता का जाने का बहुत दुख होता है। उसे ये दुख, उसे मतलब पैसों की कुछ भी चिंता नहीं, उसे अपने पिता की ज़्यादा बहुत याद आती है, क्यों मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन बड़ा भाई आकाश, उससे तो अपने आंखों के सामने वो सारे धन नजर आ रहे थे जो उसके पिता ने उसे बताया। वो मन ही मन खुश हो रहा था और ये सोच रहा था कि चलो अच्छा है, मैं किसी तरह से उस धन को अपने पास रख लूँगा, अपने छोटे भाई से भी गद्दारी कर कर, बेईमानी कर कर। इसीलिए उसने क्या किया, अपने छोटे भाई के सोने का इंतज़ार किया। रातों रात उसने सारे पैसे वहाँ से निकाल लिए और अपने दूसरे जगह उस पैसे को खोद कर डाल दिया, ताकि जब भाई यहाँ से चला जाएगा, यानी भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये पैसे निकाले हैं। बाद में इसे मैं निकालूंगा यूज के लिए, और अब मैं इस पैसे पर सिर्फ मेरा ही हक है। लेकिन वो ये भूल गया था कि आज वो कितना बुरा कर रहा है अपने भाई के साथ। सुबह होते ही जब छोटा भाई आलोक की आंख खुलती है तो वो चिल्लाना शुरू करता है, भैया उठिए, भैया उठिए। भाई बोलता है, क्या बात है, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो। तब आलोक बोलता है, भैया देखिए, जो पिताजी ने बताया था कि हमारे जो घर के पीछे एक आम का पेड़ है जिसके नीचे ढेर सारा धन है, उसकी खुदाई की गई है और उसे लग रहा है किसी ने पैसे निकाल लिए हैं उसमें से। तब जाकर जब उसे ये पता चलता है कि किसी ने पैसे निकाल लिए हैं, तो वो जाता है, बड़ा भाई भी। बड़ा भाई बोलता है कि क्या बात है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा कौन कर सकता है। इस धन के बारे में मैं या तू जानता था या पिताजी, और कौन जान सकता है, फिर कैसे हो सकता है, चलो जाके देखते हैं। वहाँ जाते थे, सचमुच वहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है और वहाँ से सारे धन निकाले हुए हैं। अब छोटा भाई कहने लगता है कि ये किसने किया होगा, ज़रूर किसी को ये बात पता होगा तभी उसने किया होगा। बड़ा भाई कहता है, तो छोटा भाई कहता है कि हमें पुलिस को बतानी चाहिए कि हमारे धन किसी ने चोरी कर लिए हैं, पिताजी के द्वारा जो दिए धन थे। तब बड़ा भाई कहता है, नहीं नहीं, किसी पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये धन किसने चोरी किए हैं।
छोटा भाई कहता है कि आप जानते हैं वो किसने चोरी किया है? हाँ, मैं जानता हूँ। और आलोक बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये धन तूने सारे चोरी कर लिए हैं, क्योंकि इस धन के बारे में मुझे और तुझे ही पता था। तो तू मुझसे अमीर बनना चाहता है, तू मेरे साथ बेईमानी करना चाहता है, इसलिए तूने सारे धन निकाले। यानी कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया बेईमानी का। और ये सुनने के बाद जो आलोक था बहुत टूट सा गया कि आप मुझ पर ऐसा कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मैं भला वो सारे पैसे लेकर क्या करूँगा, मुझे तो पता भी नहीं उसमें कितने पैसे हैं। बस मैं इतना जानता था कि पिताजी ने बताया, लेकिन मैं भला वो सब धन लेकर क्या करूँगा। तो बड़े भाई ने कहा कि तू मुझसे अमीर बनना चाहता है, इसलिए तूने सारे पैसे ले लिए। इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाता गया। तब छोटा भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि भैया बस बहुत हो गया, अब मैं इस बदनामी का दाग लेकर अगर मैं इस गांव में रहूँगा तो सभी मेरी मतलब और ज़्यादा मैं किसी के ताने सुन के नहीं रह पाऊँगा। इससे अच्छा है कि मैं इस गांव को ही छोड़ के चला जाता हूँ। और इसी तरह से वो गांव को छोड़कर जाने को तैयार हो जाता है और चला जाता है। जब इतना सुनता है आकाश कि अब छोटा भाई गांव छोड़कर भी चला गया, तो वो सोचता है चलो मेरे रास्ते का सारा कांटा साफ हो गया, यानी कि सारे धन भी मेरे हो गए। अब मेरा भाई भी छोड़कर चला गया, अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। सब टोटल जितना भी है सब धनपत्ति, जितना भी धन संपत्ति सब मेरा है। लेकिन रास्ते में छोटा भाई जाते सोचता है कितना गलत इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया है चोरी का। मैंने चोरी तो की नहीं। हो सकता है इस धन के बारे में मुझे और मेरे भाई को पता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया ने सारे पैसे ले लिए और मुझे वहाँ से निकालने के लिए झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। ये सोचते हुए चलता गया। बोला कि कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, कोई बात नहीं। आगे जाता है। तभी जैसे जैसे वो आगे जा रहा है तो वहाँ पर उसे एक रास्ते में एक बूढ़ी माई दिखाई देती हैं, जो कि काफ़ी थकी होती हैं। और उस बूढ़ी माई को मतलब बहुत ज़्यादा थकी होती हैं और लकड़ियाँ काट कर ले जाती हैं जंगल में से। तो वो देखता है तो कहता है कि आप इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे ले जा सकती हैं, दीजिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बूढ़ी माँ कहती हैं कि नहीं बेटा, ये मेरा काम है, क्योंकि आजकल ऐसे ही मुझे ये सब करना पड़ता है, तो मेरे बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया है इसीलिए। तो आलोक से ये चीज़ देखा नहीं जाता है और वो अपनी बूढ़ी माँ के हेल्प करने के लिए सारी लकड़ियाँ अपने माथे पर रख लेता है और उनकी कुटिया तक पहुँचा देता है। जब इतना सब देखती है बूढ़ी माँ तो बहुत खुश होती है और बोलती है कि बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है अनजान होकर, और मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तब बोलती है कि आलोक बोलता है कि माँ, आप बूढ़ी माँ, आप तो खुद ही इतना छोटा सा झोपड़ी में रहती हैं, आप मुझे क्या देंगी। बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अभी जहाँ भी जाऊँ मुझे नौकरी मिल जाए और अपना एक सुखद ज़िंदगी व्यतीत करूँ। तभी बूढ़ी माँ उसे ढेर सारा धन देती हैं। बोलती हैं कि ये धन तो मैंने अपने बच्चों के लिए रखा था, लेकिन बच्चों ने तो मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए सोचा था कि कोई ऐसे इंसान मुझे मिले जो बहुत दिल का साफ़ हो और सबकी मदद करने वाला हो, मैं उसे ये धन दूंगी। लेकिन आज मुझे तुम मिले हो तो मैं सोचती हूँ कि ये धन तुम्हें ही दूँ, और तुम्हें शायद इसकी ज़रूरत भी है। वो मना करता है लेकिन बूढ़ी माँ नहीं मानती है। बोलती है मेरी ज़िंदगी का पता नहीं है, मैं इस दिन का क्या करूँगी, तुम अपने पास रख लो। वो लेकर और वहीं एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। वो कहता है कि इस धन का मैं क्या करूँगा, ऐसे भी ये सारे धन जो थे और बूढ़ी माँ के हैं, उनकी मेहनत के हैं, तो ये किसी अच्छे काम में लगने चाहिए, जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसे लेकर जाऊँगा। फिर वहाँ गाड़ कर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो काफ़ी रात हो जाता है, तो वो एक पेड़ पे चढ़कर आराम करने लगता है। तभी नीचे उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपने में बांटने की बात करते हैं कि 4,000 तेरा, 4,000 मेरा। ऐसे जब ऊपर से वो देखता है तो सोचता है कि ज़रूर ये चोर हैं जो आपस में अपना हिस्सा बांट रहे हैं। इतना ही देखते ही देखते वो मतलब एक डाल टूटती है और सीधे वो तीनों चोर के बीच में आके गिर जाता है। अब तीनों चोर डर के मारे उठ जाते हैं कि जरूर राजा का कोई खुफिया आदमी है जो हमारा बातचीत जानना चाहता था, आया है यहाँ पर, इसलिए वो सारा धन छोड़कर भाग जाते हैं। अब वो खुश होता है कि फिर से मुझे इतना सारा धन मिला, लेकिन उस धन को भी वो नहीं लेता है। सारे धन को लेकर और सोचता है कि इसने
इतने सारे धन इन्होंने गरीबों से लूटा है, तो इस धन को कुछ ना कुछ दूसरे काम में यूज किया जाएगा। इसलिए सारे धन को उसी पेड़ के नीचे गाड़ कर और फिर आगे बढ़ जाता है कि जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम लेंगे। काफ़ी रात होने के बाद काफ़ी घने जंगल में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद उसे कुछ डाकू घेर लेते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को लूटते रहते हैं। जब उसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। बोलता है कि मेरे पास, मैं तो खुद ही लूटा हुआ इंसान हूँ, मुझे तो खुद ही मेरे भाई ने लूटा है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ का जो सरदार होता है वो नहीं मानता है, बोलता है इसकी पूरी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब उसके पास कुछ भी नहीं निकलता तो बोलते हैं कि क्या करेंगे, ऐसे भी इसके पास कुछ धन नहीं है, तो चलो हम इसे देवी माँ को बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें एक इंसान की ज़रूरत थी और इसे चढ़ाकर हम अपनी देवी को खुश करेंगे। इसलिए उसको पकड़कर अपने इलाके लेके जाते हैं, अपने जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ लेके जाते हैं। अब इसे समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ, इसलिए वो मन ही मन एक उपाय सोचता है। वो सरदार से कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ सोने की मोहरों वाली जगह बताऊं तो क्या तुम लोग मुझे छोड़ दोगे? तो हाँ, क्यों नहीं छोड़ देंगे। तो ठीक है, तुम लोग मुझे अपनी टीम में शामिल करोगे ना, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह बताऊंगा जहाँ पर तुम्हें ढेर सारा धन और सोना मिलेगा। बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हें बनाएंगे अपनी टीम का मेंबर, लेकिन बताओ कहाँ पर? कहते अभी तो काफ़ी रात हो गया है, सुबह मैं तुम्हें उस जगह लेकर चलूँगा। और वो उसी जगह उन सबको लेकर जाता है जहाँ पर चोरों ने ढेर सारा धन और सोना चोरी करके, जहाँ पर वो उसके धन को, चोरों के धन को मिट्टी में गाड़ा होता है। वो कहता है यहाँ से मिट्टी को निकालो और सारे धन और सोने ले लो। जब डाकुओं के सरदार ने उस सोने और मोहरे देखी तो वो तो दंग रह गया। उसने आलोक को अपनी टीम में शामिल कर लिया और उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। फिर बूढ़ी माँ के सारे पैसों को निकाल कर उसने गरीबों में बांटना भी शुरू किया, क्योंकि उसे लगता था कि चोरों के पैसे उसके काम तो आए, लेकिन वो उसने मन ही मन ये भी प्लान कर लिया था कि एक दिन इस चोरों के पैसे जो काम आए हैं मेरी जान के लिए, यही चोरों के पैसे एक दिन इन डाकुओं की जान पर बनाएगी। इसलिए उनके मेंबर में शामिल हो जाता है और धीरे धीरे उनके सारे खुफिया राज को जानने लगता है। कम से कम 4-5 महीने बाद वो डाकुओं के सरदार से कहता है कि मुझे काफ़ी दिन हो गए अपने घर गए, मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? लेकिन जो सरदार था वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास करने लगा था आलोक पर, इसलिए उसने उसे अनुमति दे दी कि ठीक है जाओ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जा कहाँ रहा है। इसलिए धीरे धीरे वो जाते जाते राजा के महल में पहुँच गया और राजा से उसने कहा कि राजा से मिलने के लिए किसी आदमी को भेजा। किसी आदमी, जो राजा वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान थे इन डाकुओं को लेकर कि कैसे उसे पकड़ा जाए, क्योंकि वो दिन दहाड़े लोगों को लूट रहा है, किसी को जान ले रहा है, इसलिए वो काफ़ी परेशान थे। तभी एक आदमी जाकर बोलता है कि एक लड़का आया है जो आपसे मिलना चाहता है, डाकू के बारे में बात करना चाहता है। राजा बोलते हैं ठीक है। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, उसे बुलाओ अंदर। राजा कहते हैं बताओ तुम क्या जानते हो? तो राजा से वो कहता है मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में राजा साहब को सारी बात बताता है कि कैसे वो टीम का मेंबर बना और कैसे उसके सारे खुफिया राज को जान चुका है। वो खुद चाहता है कि उस डाकू को पकड़वाना। राजा कहते हैं बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा सब कुछ जानते हो, ठीक है आप ऐसा करो, आपको जो मदद चाहिए मुझसे मदद लो, लेकिन उस डाकू को पकड़वा दो। तो ठीक है, कल सुबह आप मुझे कल शाम होते ही, मतलब शाम को वो डाकू निकलते हैं बाहर, इसलिए शाम होते ही आप मेरे साथ 300 से 400 सेना भेज दीजिए जो उन पर आक्रमण करेंगे और इस तरह से वो पकड़ा जाएगा। राजा कहते हैं ठीक है। फिर वो लेकर चल पड़ता है डाकू को पकड़ने के लिए, और वहाँ जैसे ही सेना सारे हमला करते हैं डाकू पकड़े जाते हैं। लेकिन डाकू का सरदार ये देखकर अपने आप को कोसने लगता है कि मैंने इस इंसान पर क्यों भरोसा किया। इस तरह से एक उसने अच्छा काम कर कर बहुत अपने दिल को सुकून किया कि जो लोगों को इतना लूट रहा था, सब कर रहा था, आज उससे लोगों को आज़ादी मिला दी। तो देखिए यहाँ पर उसने एक अच्छा काम किया। उसके भाई ने जो बुरा काम किया था, जिसकी वजह से उसको सज़ा मिल ही रही थी, इधर राजा साहब इतना ज़्यादा खुश हुए आलोक से कि उसे अपने राजमहल में रख लिए। धीरे धीरे उन्होंने अपने
थोड़े थोड़े काम उसको सौंपना शुरू कर दिए और इसी तरह से वो काफ़ी अच्छा वहाँ पर अपना स्थान जमा लिया। कुछ दिनों बाद राजा साहब ने कहा कि देखो, आप मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान हो और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी से शादी करो और मेरे राजमहल को देखभाल करो। आलोक कहता है जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे ही। इधर आलोक की शादी हो जाती है और जो राजा है, राजा चले जाते हैं तीर्थ तीर्थ स्थान पर और राजमहल जो आलोक को और अपनी बेटी को सौंप कर यानी कि राज तिलक कर देते हैं। लेकिन उधर जो आकाश था उसने अपनी गांव में अपनी पूरी बुरी काम की वजह से अपना नियत पूरा ख़राब करा लिया था। यानी कि उसने दारू शराब जुआ सब खेलकर अपने पिताजी के सारे पैसे ख़त्म करने के बाद लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया था। उसे कोई नौकरी तक नहीं देता। वहाँ पर उसकी नीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मतलब अपना इमेज पूरा ख़राब कर चुका था। तो देखो उसके बुरे कर्म उसको साथ नहीं दे रहे थे, यानी कि अब उसे नीचे की तरफ लेके जा रहे थे। और इधर आलोक जिसके अच्छे कर्म उसे कहाँ से कहाँ तक लेके गए थे। धीरे धीरे करते करते अब आकाश को सोच रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊँ जहाँ पर जाकर मैं। अब आकाश ने सोचा कि मुझे किसी दूसरे गांव में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग तो मुझे नौकरी भी नहीं देते ना पैसे देते हैं। इसलिए वो दूसरे गांव की तरफ निकल गया। वहाँ भी उसे कहीं कुछ पैसा नहीं मिला, इसलिए वो बहुत बड़ा डाकू बन गया चोरी करते करते। अब वो इधर आलोक के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई कि अब उसका ही भाई एक डाकू बन चुका था। और अब उसके जैसे उसने पहले कुछ सालों पहले डाकुओं को पकड़वाया था, अब एक और डाकू बन गया है जो कि बहुत ही खतरनाक बन गया है। तो उसे कैसे पकड़ा जाए ये सोचकर वो रात भर नहीं सो रहा था। और इधर आकाश रात भर ये सोच रहा था कि मुझे किसी ऐसे जगह तीर मारना चाहिए जहाँ पर चोरी करने के बाद मुझे फिर से पैसे की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए उसने सोचा कि मैं राजा के महल में जाकर चोरी करूँगा। इसलिए वो पीछे की दीवारों से चढ़ना शुरू कर रहा था। और इधर आलोक रात भर नहीं सो रहा था कि उसे कैसे पकड़ा जाए, इसलिए वो टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि इधर से रस्सी टांगते हुए कोई उसके राजमहल में एंटर करना चाहता है। तभी आकाश ने देख लिया नीचे और वो रुकना नहीं चाहता था। वो जल्दी जल्दी अंदर जाकर सारा सामान चोरी करना चाहता था। तभी आलोक ने उसे रुका कि रुक जाओ, जो भी हो तुम वहीं रुक जाओ, और सारे सैनिकों को बुलाकर उसे पकड़वा दिया। जैसे ही वो उसके सामने आया तो वो तो हैरान रह गया कि तो मेरा वही भाई है, मेरा बड़ा भाई जो आज डाकू बन चुका है। फिर भी उस कर क्या सकता था, क्योंकि वो राजा बना था और राजा को फैसला करना था। इसलिए उसने कहा कि इसे कारागार में डाल दिया जाए, सुबह इसका फैसला करेंगे। रात भर आलोक सो नहीं पाया कि मैं अपने भाई को कैसे सजा दूंगा। काश मैं राजा नहीं बना होता तो आज मुझे दुख नहीं होता अपने भाई को सजा देने के लिए। इधर आकाश कारागार में नहीं सो पा रहा था। उसने सोचा आज मेरे बुरे कर्म मुझे मेरे बुरे कर्मों की वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है, और मैं अपने भाई के साथ जो भी मैंने गद्दारी की, और आज देखो मेरे भाई को राजा की पदवी मिली है क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए थे। अब इसे पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। कर्म जो है वो इस तरह से चल रहे थे साथ में दोनों के। धीरे धीरे जाते जाते मतलब किस तरह से रात तो कट जाती है, सुबह फैसला की बारी आती है। तो सुबह राजमहल में जब आकाश को प्रस्तुत किया जाता है तब आलोक सजा सुनाता है एक राजा के रूप में कि इस डाकू के एक हाथ और एक पैर काट दिए जाए और इसे इस नगर से दूर फेंक दिया जाए। सभी उसकी जय जयकार करने लगते हैं कि क्या राजा का न्याय है। उसे इसी तरह से काट कर फेंक दिया जाता है और दूसरे नगर में। तब आलोक जाता है आकाश के पास। आकाश कहता है कि अब आपको क्या आने की ज़रूरत है राजा जी, आपने तो अपनी सज़ा सुना दी, मैंने अपने कर्मों की सज़ा काट ली है, आप अपने कर्मों की सज़ा काट रहे हैं, यानी आपको कर्मों का फल मिला और मेरे अपने कर्मों का फल मिला, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तब आलोक कहता है उस समय एक मैं राजा के रूप में और आप एक चोर थे, इसलिए मैंने सज़ा दिया। अब मैं एक छोटा भाई और आप मेरे बड़े भाई हैं उस रूप में आपसे मिलने आया हूँ। मुझे पता है कि आपको अपने किए का पछतावा है, लेकिन अभी आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ना रहने के लिए ना खाने के लिए। इसलिए मैं आपके लिए कुछ पैसे लाया हूँ जिसे लेकर आप किसी दूसरे नगर में चले जाएं, यहाँ कभी नज़र मत आएँ। और मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि आप मेरे ऐसे भाई हैं, इसलिए आप प्लीज़ ये पैसे लीजिए और किसी दूर नगर में चले जाएं, वहाँ जाकर आप अपना गुजारा करें। ये सुनकर आकाश की आंखों में आंसू आ जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है कि तुम कैसे भाई हो, कितने महान भाई हो, मैंने तुम्हारे से इतना बुरा किया फिर भी तुम मेरे साथ
इतना अच्छा करे। आलोक ने कहा कि ये मेरा फ़र्ज़ है। उस समय जो मेरा फ़र्ज़ था वो राजा के रूप में, और ये फ़र्ज़ मेरा भाई के रूप में है। थोड़े पैसे जो मतलब आलोक ने दिए, छोटे भाई ने दिए बड़े भाई को, बड़े भाई लेकर वहाँ से दूर चला गया, और जाने के बाद वो दूसरे नगर में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। और इधर आलोक अपने राज्य में आराम से रहने लगा, अपने राज्य का न्याय प्रिय राजा बन गया। सभी उसकी हमेशा जय जयकार करते, सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा बन गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आपकी कहानी पसंद आएगी। तो देखिए, आपने इसमें देखा कि छोटे भाई के जो कर्म थे उसे कहाँ ले गए, और बड़े भाई के कर्म कहाँ ले गए। तो इसलिए हमें अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए। जो हमारे कर्म है ना, वो हमें इसी जन्म में हमें भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर किसी से कुछ बुरा होता है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, और अपने कर्मों को हम सुधारेंगे तभी हमारे आगे हमें कुछ अच्छे फल मिल सकते हैं। बुरे कर्म ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, हमारे सामने आ ही जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।